हैबिलियस आया था। होमो हैबिलियस के बाद जो आया था बेटा, वो आया था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद जो आया था, होमो निएंडरथल आया था बेटा। जैसे कि आप देख पा रही है, ऑलरेडी मैं शीट आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद होमो निएंडरथल आया था, ओके। एंड इसके बाद होमो निएंडरथल के बाद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में बेटा, लेकिन उसके बाद आया था क्रोमैग्नॉन। कौन आया था? क्रोमैग्नॉन। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बेटा म्यूट कर लीजिए, ठीक है। एंड लास्ट जो आया था दैट इज आवर सेल्फ होमोसेपियंस, ठीक है बेटा। होमोसेपियंस सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। लेकिन इसके भी पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड इसके जो फैमिली ट्री है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है, इस चीज़ को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एकदम ही, ठीक है। यस, आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा। तो एक बात अभी याद रखेंगे अपन कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो आया था दैट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ इस वक्त, ह्यूमंस की, ठीक है। तो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी था, उसका जो साइंटिफिक नेम था बेटा, एनसीईआरटी में नहीं दिए, आपकी इसमें भी नहीं दिया होगा शायद। तो उसका साइंटिफिक नेम था बेटा मकाका मुलाटा, ठीक है। क्या नाम था? मकाका मुलाटा, ठीक है। इसके बाद आया बेटा गिब्बन्स, इसका साइंटिफिक नेम था हाइलोबेट्स, ठीक है बेटा। इसके बाद आए थे ओरेंगुटैन, ओरेंगुटैन के बाद आए थे बेटा गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद आए थे चिंपैंजी, ठीक है। एंड चिंपैंजी के बाद आप ऐसे बोल सकते हो एक स्पेशल टाइप ऑफ चिंपैंजी आए थे, ये भी चिंपैंजी थे। एंड इसके बाद ह्यूमंस का जन्म हुआ था। तो अगर आपको कोई पूछे विच आर द क्लोजली रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर, अगर आप बोलेंगे ना, तो चिंपैंजी एंड ह्यूमंस का 99% ऑफ द जो डीएनए है बेटा वो मैच करता है। समझ गए, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आया था ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, फिर बाकी सारी चीजें आए थे, ठीक है। तो ये अपना एक सीक्वेंस है कि अपन यहाँ से इवॉल्व हुए थे, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से इवॉल्व हुए थे। एंड अपना जो क्लोज रिलेटिव है वो चिंपैंजी है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात याद रखेंगे बेटा कि चिंपैंजी के पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 48 होता है। एंड ह्यूमंस के पास जो क्रोमोसोम नंबर है आपको पता है बेटा 46 होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो है उनमें भी एंड अपने में भी, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ गया इसमें से। अब आते हैं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट्स, प्राइमेटा जो 16th ऑर्डर है, 16वां ऑर्डर है, कौन सी इसका बेटा, ठीक है, कौन सी क्लास का? मैमल्स का। कॉर्डेटा फाइलम है, ठीक है। कॉर्डेटा फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम में आती है एक क्लास जिसका नाम है मैमेलिया या मैमल्स। एंड मैमल्स में फिर ऑर्डर चालू होते हैं बेटा, एंड इसका ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका सब ऑर्डर आएगा, फिर इसके फिर डिवीजन आएंगे बेटा, एंड उसके बाद इसकी जीनस आएगी। इसका जीनस क्या है बेटा? इसका जीनस है होमिनॉइडे, ठीक है। इसका जीनस क्या है? होमिनॉइडे। एंड इसमें आते हैं एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में आपको पहले ही बता चुका हो बेटा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, जो कि इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन में कितने लोग आते ही जा रहे हैं पापा। भक्ति जोशी, ओके, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया अपने को। अब देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन, देखिए बेटा क्या है इसका ह्यूमन इवोल्यूशन। पैलियंटोलो पैलियंटोग्राफी स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन इज स्टडीड विथ इवोल्यूशन ऑफ एप्स। एप्स का एंड ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है बेटा एक जैसा ही है। कुछ बोलते हैं कि एप से ही अपन पैदा हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है बेटा। तो लेकिन ये अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्टार्टिंग में रहे होंगे कुछ तो भी प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में से भी फिर
कुछ ओल्ड वर्ल्ड मंकी रहे होंगे, उस ओल्ड वर्ल्ड मंकी का फिर फर्दर ब्रांचिंग होती हो गई होगी, कुछ एप्स बन गए होंगे, कुछ और बन गए होंगे, फिर एप्स का फर्दर चिंपैंजी बने होंगे, ओरेंगुटैन बने होंगे, फिर होमो सेपियंस है। तो इस तरह से ब्रांचिंग जो चालू हुई है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो होमिनॉइडी एंड प्राइमेट से चालू हुई, ठीक है? तो फाइलम क्या है बेटा? इसका कॉर्डेटा है, ठीक है? क्लास मैमेलिया है, इसमें ऑर्डर 16वां ऑर्डर था, मैंने आपको बताया था, प्राइमेटा आता है ना बेटा एनिमल किंगडम में? इसके बाद इसकी जो फैमिली है होमिनॉइडी, ठीक है? फैमिली होमिनॉइडी, जीनस है बेटा होमो एंड स्पीशीज है सेपियंस, ठीक है? तो इतना अपने को याद रखना है, ठीक है इसमें? चलिए, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है अपने पास बेटा। एक सेकेंड, इसको भी देख लेते हैं अपन। यस, ठीक है? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए ये जो है, सबसे पहले लीमर्स, टार्सल्स, इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग, अगर आप ये प्राइमेट्स बोल रहे हो ना, तो इसकी फर्दर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हुई है। इसमें फिर लीमर्स आए थे बेटा, लॉर्सियल्स आए थे, टार्सियल्स, फिर न्यू वर्ल्ड मंकी एंड फिर बाद में ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो अपन जो है, ये अपन आप ऐसे बोल सकते हो कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी का ही एक ब्रांचिंग अपन है, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है बेटा? चलिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है? देखिए ये यहाँ पे प्राइमेट्स है, इसका फर्दर डिवीजन होते चला गया, इसके में बहुत सारे ऑर्डर, सब ऑर्डर वगैरह दिए हुए हैं बेटा, ठीक है? सब ऑर्डर एंड ये, इसके बाद यहाँ पे जाते हैं वो फाइनली, तो फिर वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो क्लोजली रिलेटेड जो है अपने से, वो है बेटा चिंपैंजी। उसके बाद गोरिल्ला थोड़ा दूर दूर से रिलेटेड है, उसके बाद ओरेंगुटैन है, फिर गिब्बन्स है, फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी की ही एक ब्रांचिंग थी जो ह्यूमंस में कन्वर्ट हुई है। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड मंकी भी थे, लेकिन न्यू वर्ल्ड मंकी से अपन पैदा नहीं हुए हैं, अपन किससे पैदा हुए हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, ठीक है बेटा? ओके, समझ में आ रहा है? इतना याद रखेंगे। जैसे ये भी एक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? तो ये सारे जो है एप्स की ही कैटेगरी में, दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, कि चिंपैंजी आर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस। आप बाकी इस चीज को भूल सकते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज है, ये देखिए जो अपने दूर से रिलेटेड है, वो है बेटा गिब्बन्स। गिब्बन्स भी अपने दूर के रिलेटिव्स है। इसके बाद आते हैं बेटा ओरेंगुटैन। बेटा म्यूट कर लीजिए। ओरेंगुटैन के बाद आते हैं बेटा गोरिल्ला, ये भी अपने रिलेटिव है, ठीक है? इसके बाद जो अपने क्लोज रिलेटिव है, जो सबसे अपने क्लोज रिलेटिव्स है, वो है बेटा चिंपैंजीज, ठीक है? तो दीज आर द चिंपैंजी। इनसे अपना 99% ऑफ द जो डीएनए है बेटा, वो भी मैच होता है। एंड दूसरी बात ये है कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर आप बोलेंगे ना ह्यूमंस के बाद, तो चिंपैंजीज ही होते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है? तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी के डिफरेंस में मैं आपको थोड़ी देर से लेके आता हूँ। ठीक है? चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप सब लोगों ने शीट के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, क्योंकि आज कल में मैं आपको ट्रूमैन्स बुक देने वाला हूँ। ओके? ठीक है? तो यहाँ पे कहीं तो भी है बेटा अपन, ठीक है? तो ये आपको फिगर याद रखना है कि प्राइमेट्स है, एंड प्राइमेट्स में फर्दर इसका जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो होते हैं प्रोसोमियंस, ठीक है? प्रोसोमियंस होते हैं एंड एंथ्रोपॉइड्स होता है उसका सब ऑर्डर। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होते जाता है, एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी में, एंड इसमें से एक कन्वर्ट होता है बेटा ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। अब ओल्ड वर्ल्ड मंकी में से ही इसका जीनस निकला है होमिनॉइडे, एंड जिसमें से निकले हैं ह्यूमंस, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए, इसके बाद जो चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसमें फ्लैट नोज होती है, ठीक है? इसमें क्या रहेगी? फ्लैट नोज होती है न्यू वर्ल्ड मंकी में। और ये मेनली पाया जाता है अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में। ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट पे पाया गया था मेनली, ठीक है? ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ये अफ्रीका एंड इंडिया में पाया गया है। वेरी क्लियर बेटा? तो और अपन बोलते हैं ना कि ह्यूमंस का ओरिजिन जो है वो अफ्रीका से हुआ है।
इस तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड मंकी। अब दूसरा डिफरेंस देखिए बेटा, नॉस्ट्रिल्स आर फार अपार्ट। इनके जो नाक होते हैं ये थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, इस तरह से नॉस्ट्रिल्स जो है वो दूर दूर पे होते हैं। इनका जो होता है बेटा, इनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। वेरी क्लियर, एक बात याद रखेंगे। इसके पास चीक पाउच होता है बेटा, नो चीक पाउट, इसमें चीक पाउट प्रेजेंट होते हैं। मैं डायग्राम बताऊंगा बेटा इसके बाद। नो बटक पैड्स, मतलब ये जो बैठते हैं ना, तो इनके पास एक बटक नहीं होती है, वो बैठने के लिए इनके पास एक काइंड ऑफ पैड्स होता है बेटा, जिसके ऊपर ये सिर मतलब टिका के बैठते हैं अपनी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा बटक पैड्स, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद थम्स इन अ लाइन, मतलब अगर इनके जो हाथ है तो एक ही लाइन में है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन इनके जो होता है, इनके पास बेटा अपोजेबल थंब होता है, मतलब एक हाथ इस तरफ रहेगा, हाथ इस तरफ है तो थंब अपोजेबल रहेगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो रहे हैं। वेरी क्लियर। छोटी से छोटी फाइन एक्टिविटीज़ को अपन कर सकते हैं बेटा। अगर मैं बोलूँ, आप इमेजिन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक बंदर को बोलिए कि सुई में धागा डाल के दिखाए। दुनिया का कोई भी एनिमल ये नहीं कर सकता है कि सुई में धागा डाल दे एक्यूरेसी के साथ। लेकिन ह्यूमंस में इतनी एक्यूरेसी है एंड फाइन ग्रिप इतना जबरदस्त है कि वो सुई में धागा विदाउट एनी मिस्टेक डाल सकता है। वेरी क्लियर। तो ये जो आया है, आपको पता है बेटा, अपोजेबल थंब की वजह से अपने बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। इस वक्त आप पेन पकड़ पा रहे हैं, बुक्स पकड़ पा रहे हैं, छोटी से छोटी फाइन नीडल चीज़ों को उठा पा रहे हैं बेटा, सुई को उठा पाएँगे, सुई में धागा डाल पाएँगे, है ना? ये जो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं बेटा, ये अपोज़ेबल थंब की वजह से अपने पास बहुत अच्छे से अपन ये कर सकते हैं। एंड अपोज़ेबल थंब किसकी निशानी है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी। एंड कहीं न कहीं अपन भी कहाँ से अराइज़ हुए हैं बेटा? ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ही अराइज़ हुए हैं। ठीक है बेटा? चलिए, इसमें द थम्ब्स आर इन अ लाइन ऑफ अदर डिजिट्स, मतलब इनके ऐसे हाथ रहेंगे, ठीक है। और अपना जो हाथ रहेगा अपोजेबल थंब रहेगा बेटा। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इसको इसके एग्जांपल है बेटा। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि इनके पास प्री हेंसाइल टेल होती है। जो न्यू वर्ल्ड मंकी थे, ये न्यू वर्ल्ड मंकी पास प्री हेंसाइल टेल है। प्री हेंसाइल टेल आपको याद है ना बेटा? ये इस तरह से टेल होती है कि वो किसी भी पेड़ के ऊपर पूरा का पूरा अपना जो वजन है, अपने टेल के सहारे वो लटक सकते हैं। ये वाले नहीं लटक सकते। वेरी क्लियर। इनके पास प्री हेंसाइल जो टेल होती है वो एब्सेंट होती है। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल है हॉलर मंकी, स्पाइडर मंकी, स्क्विरल मंकी। ओके, ठीक है। चलिए, तो इसका एक बार फिर से मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ बेटा। न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं मैं इस वक्त। एक सेकेंड। न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बीच में, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपके सामने आ चुके हैं दो मंकी। इनमें से एक ये है न्यू वर्ल्ड मंकी, एंड दूसरा वाला जो है ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है बेटा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी जो नाक है वो फ्लैट है, ठीक है। दे आर हैविंग अ फ्लैट नोज। इनकी जो नोज है बेटा डाउनवर्ड फेसिंग है। इनकी जो नाक है डाउनवर्ड फेसिंग आती है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की, ठीक है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस है बेटा, इनकी जो नॉस्ट्रिल्स है बेटा, ये नॉस्ट्रिल्स थोड़े दूर दूर पे है। इनके जो नॉस्ट्रिल्स है एकदम पास-पास में होता है बेटा, ठीक है? इसके बाद इनके पास जो बटक पैड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इनके पास बटक पैड्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड में आपको इनका डायग्राम दिखा दूँ बटक पैड्स का। बटक पैड्स जो होते हैं बेटा, वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में प्रेज़ेंट होते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड दिस इज़ देयर बटक पैड। दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज़ द बटक पैड जिसके ऊपर ये बैठते हैं। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, है ना। एंड न्यू वर्ल्ड मंकी में ये नहीं होता है। ओके, समझ गए अपने को? बटक पैड्स भी नहीं है, नॉस्ट्रल्स जो है वो टुगेदर है इनके पास, है ना। चलिए, तो ये कुछ डिफरेंसेस है बेटा, वो मैंने आपको लिख के दिए हैं। एंड अपन कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? अपन ओरिजिनेट हुए हैं बेटा ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, है ना। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया अपने को। ओके, तो एक-एक को यहाँ पे और भी डिफरेंस दिया हुआ है बेटा। देखिए कि मैंने आपको बताया ना, ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो थे, ये मेनली अफ्रीका एंड एशिया जैसे देशों में थे। एंड न्यू वर्ल्ड मंकी जो थे वो अमेरिका जैसे देशों में पाए गए थे। इनका जो नोज था फ्लैट था एंड इनका जो था डाउनवर्ड फेसिंग था बेटा।
ठीक है? इनके पास अपोज़ेबल थंब थी, यहाँ से अपन पैदा हुए हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, इनके पास से। इनके पास अपोज़ेबल थंब नहीं थी, ठीक है? चलिए, इनके पास प्रीहेंसाइल टेल थी, मतलब ये लटक पा रहे थे खुद की बॉडी को एक ही पोज़ीशन पे, मतलब किसी तो भी टहनी से पूरी बॉडी को वो बैलेंस कर पा रहे थे एंड उसके ऊपर लटक पा रहे थे बेटा, है ना? ठीक है? तो ये थोड़े बहुत और ज़्यादा डिफरेंस है बेटा कि जो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपनी फैमिली ट्री में सबसे पहले अपन कहाँ से अराइज़ हुए। तो अपन अराइज़ हुए हैं बेटा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ से, है ना? ठीक है? चलिए, इसके बाद जो आता है आपका टॉपिक, दैट इज़ ये हो गया अपना, ठीक है बेटा? न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है? अब इसमें से 1-2 चीज़ें जो मेरे नोट्स में कभी-कभी एमसीक्यू आता है बेटा, दैट इज़ ग्रेट एप्स, इसकी जो फैमिली है, एप्स की जो फैमिली है ग्रेट एप्स की, वो है पॉन्जिडे। एंड इस पॉन्जिडे फैमिली में क्या आते हैं? चिंपैंज़ी, ओरेंगुटान एंड गोरिल्ला आते हैं बेटा, है ना? इसके बाद द लेसर एप्स, इसकी जो फैमिली है बेटा, इसमें आते हैं हाइलोबैटिडे, ठीक है? इसमें आते हैं गिब्बन्स एंड सी मैंगास, ठीक है? सियामैंगास, ठीक है? ये भी बंदर के ही प्रजाति है बेटा। होमिनोइडी में आते हैं बेटा अपने एंसेस्टर, फैमिली होमिनोइडी में आते हैं अपने एंसेस्टर्स, जो कि ह्यूमंस एंड होमो सेपियंस है। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है? चलिए, तो 2-3 चीज़ें ही इसमें से नोट्स में से याद रखनी है आपको। ओके, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है बेटा, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए, थोड़ी देर में मैं आपको पता है ना क्या बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा कि किस तरह से ह्यूमंस में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ था। तो सबसे पहले जो आए थे बेटा, वो थे ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के एग्जैक्टली बाद आते थे बेटा रैमापिथेकस। ड्रायोपिथेकस, रैमापिथेकस, एंड इसके बाद आते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या इसको आप ऑस्ट्रेलोपिथीशियंस भी बोल सकते थे। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते थे बेटा होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस वगैरह आते थे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, इसकी 5 से 7 स्पीशीज थी। देयर आर 5 to 7 स्पीशीज ऑफ दिस, ठीक है? तो अपने को इसको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी जो स्पीशीज़ है बेटा, इसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एमिनेंसिस, एनामेंसिस। क्या है? एनामेंसिस, ठीक है? दूसरा जो अ, नाम है बेटा, ये जो स्पीशीज़ है ऑस्ट्रोपिथेकस की, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। उसके बाद था अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोम्बस्टस, एंड लास्ट जो है बॉयसे, ठीक है? तो 5 तरह के स्पीशीज थे ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस में। नंबर 1 ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मेरे पीछे बोलते रहो मन में, स्पीकर ऑन मत करो लेकिन बोलो, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एमिनेंसिस, क्योंकि ये जो नाम है ना बेटा बहुत डिफिकल्ट है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एमिनेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोम्बस्टस, एंड लास्ट है बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसे। तो ये 5 प्रकार की स्पीशीज थे बेटा। ये जो थी वो अलग-अलग जगह पे पाई गई थी। जैसे ये जो थी ये कानापोई केनिया में पाई गई थी एमिनेंसिस। इसका जो ईयर था 4.2 मिलियन ईयर ओल्ड थी। ये बाइपेडल लोकोमोशन करते थे और इनका जो वज़न था 33 किलो से 50 किलो के बीच में था। ठीक है? दूसरा जो ये देखो ये रटने वाली चीज़ है, इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है मैं आपको बताऊँगा अभी। दूसरी जो प्रजाति थी बेटा दैट इज़ ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। एफरेंसिस जो थे वो 3.9 मिलियन ईयर अगो थे, ठीक है? ये बाइपेडल लोकोमोशन करते थे और इनका जो वज़न था 29 टू 45 किलो के आसपास रहा होगा और वो एप लाइक दिखते थे। इसके बाद जो थे अफ्रीकैनस थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ये 3.3 मिलियन ईयर अगो थे बेटा। सेम हाइट थी इनकी जितनी ही, ठीक है? वेट भी सेम था, फ्लैट फेस था, ठीक है? एंड ब्रेन थोड़ा कम डेवलप्ड था। तो इसमें से आपको सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है, लुच्ची। किसको याद रखना है आपको? लुच्ची को याद रखना है। लुच्ची नहीं, मतलब लूसी, ठीक है बेटा? एक लूसी नाम की अपने को एक कंकाल मिला था जो कि बिलॉन्ग करता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस को। किसको बिलॉन्ग करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस को, ठीक है? एंड इसका जो ब्रेन वॉल्यूम था वो 380 टू 450 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर,
है ना बेटा, वॉल्यूम है। ये बाइपेडल लोकोमोशन करती थी, फीमेल थी लूसी, ठीक है बेटा। इरेक्ट पोस्चर था एंड इसके पास हैवीली इनेमल्ड मोलर्स थे। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि अगर इनेमल है एंड इनेमल मोलर्स में बहुत ज्यादा है तो ये कौन है? ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? तरुल बता। विनीत, अगर वेजिटेरियन है पक्का, अगर इसके पास हैवीली इनेमल्ड कैनाइन है तो ये क्या हो गई? ये नॉन वेजिटेरियन। यस, क्योंकि इसको इस चीज का यूज करना है ना भैया। तो कैनाइन में अगर बहुत ज्यादा हैवीली इनेमल्ड कैनाइन है, हैवीली इनेमल्ड कैनाइन है, तो वो हो जाएगी नॉन वेजिटेरियन। एंड अगर इसके पास मोलर हैवीली इनेमल्ड है तो वो क्या हो जाएगी? वेजिटेरियन हो जाएगी। है ना बेटा, समझ गए अपने को? ठीक है, तो लूसी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। किसको बिलोंग करते हैं? एफरेंसिस। ठीक है। एक और ऑर्गेनिज्म था बेटा उस टाइम पे जो कि था टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी। टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी, क्या बोलते थे इसको? टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी। अच्छा, अभी अभी अपन ने क्या पढ़े हैं बेटा? लूसी पढ़े हैं। ठीक है, लूसी किसको बिलोंग करती है? लूसी बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। पहले इसको देख लेते हैं, इसकी फोटो कैसी थी करके। एक बार उसको देख लेते हैं, लूसी को पक्का कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे बेटा अपन। ठीक है, तो लूसी जो है ये किसको बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ठीक है, किसको? एफरेंसिस को। ठीक है बेटा, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट कि there are 5 species of australopithecines। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 स्पीशीज थे बेटा। इसमें से थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, अफ्रीकैनस, एमिनेंसिस, फिर बॉयसी एंड रोम्बस्टस। ठीक है बेटा, तो 5 तरह के स्पीशीज थी इसमें। इसमें से ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस में एक लेडी मिली थी या इसका कंकाल मिला था जिसका नाम था लूसी। ठीक है बेटा, तो ये जो लूसी, पिक्चर देखे होंगे शायद आपने लूसी, लेकिन उसको इमेजिन मत कीजिए। लूसी जो है इसका कंकाल कुछ इस तरह से रहा होगा। ठीक है, वॉक अपराइट करती थी। ठीक है बेटा, एंड इसके जो आप ऐसे बोल सकते हो ब्रेन की कैपेसिटी थी दैट वाज अराउंड 380 टू 450 सीसी। ठीक है बेटा, इतनी कैपेसिटी रही होगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस को बिलोंग करती थी। ठीक है, अपने को जो कंकाल मिले थे लूसी के वो इस तरह से थे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ऑस्ट्रेलोपिथीशियस। ठीक है, और इसके जो कंकाल थे बेटा इस तरह से मिले होंगे। एंड इसके ऊपर फिर अपन ने मास एंड ये सारी चीजें लगा के इमेजिन करके 3D ड्रॉ किया था। एंड इस तरह से उनको पता चला था कि यार यहाँ पे जो इसका ये वाला रीजन है, पेल्विक वाला रीजन है, आज तक जितनी भी अपने को स्पीशीज मिली उससे ज्यादा वेल डेवलप है एंड इरेक्ट पोस्चर दिखा रहा है करके। इस तरह से उन्होंने इसका रेशो निकाला था बेटा। ठीक है, जो इस्थमस वगैरह जो बोन होती है ना उसको देख के इन्होंने बताया था। तो दिस इज ऑल्सो लूसी। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस को बिलोंग करती है बेटा, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, ओके। इसके बाद एक दूसरा आया था बेटा जिसको अपन बोलते हैं टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी। क्या बोलते हैं इसको? टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी बोलते हैं। ये जो था बेटा ये बिलोंग करता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकैनस को। किसको बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकैनस को। ठीक है, एंड इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रेमंड डार्ट। क्या नाम था? रेमंड डार्ट। तो टोंग चाइल्ड को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बेटा रेमंड डार्ट। किसको डिस्कवर किए थे? टोंग चाइल्ड को, या टोंग बेबी भी इसको बोलता है बेटा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक स्पेसिफिक स्पीशीज थे बेटा। रेमंड डार्ट ने इसको साउथ अफ्रीका में से, देखिए ये बताने वाला न्यू इन्फॉर्मेशन बाद में शायद लिखा भी हुआ भी नहीं मिलेगा आपको, ये अभी जितना बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है। हो सके तो लिख भी डालो अभी के अभी, बाजू में अगर बुक वगैरह होगी तो। इसको जो था बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, शायद आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था उसने साउथ अफ्रीका में से 1924 में। ठीक है बेटा, याद रखेंगे इसको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस को बिलोंग करता है ये। ठीक है, टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कभी कभी, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज द 2 स्पीशीज ऑफ
Australopithecines. Now, any one of you, Sneha Siddham is there. Tell me the 5 species of Australopithecines, Sneha. सभी लोग याद करो, अभी के अभी चाहिए मुझे वो. What are the 5 species of Australopithecines? Tarul, tell me the 5 species of Australopithecus या Australopithecines. Tarul, are you there? विनीत, विनीत है वहां पे? बोलो बेटा 5 species of Australopithecines. Lucy belongs to. Lucy belongs to. एफरेंस. ठीक है. एंड जो टोंग चाइल्ड है बेटा, टोंग चाइल्ड बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस. ठीक है. यस, ये दो चीजें आपको याद रखनी है इसमें से. ठीक है. चलिए, तो इतना हो गया भैया आपको. चलिए, इसके बाद आते हैं बेटा, अब शीट पे आ चुके हैं अपन. ठीक है. इतना अगर समझ गया ना, अब ये बहुत इजी चीज है. अभी जो आने वाली चीजें बहुत चिल्लर है. ठीक है. चलो ह्यूमन इवोल्यूशन पे चलते हैं. निशिका इज देयर? निशिका इज देयर? पढ़ो बेटा, ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन बहुत ही इजी है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है. पढ़ो. पैली पैलियंटोलॉज पैलियंटोलॉजी. यस. हम्म. ठीक है बेटा, तो अब इसमें इसमें एक चीज, अभी दो चीजें अपन बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन था वो कब बिगिन हुआ था बेटा. पेलियोसिन इपोच में. ठीक है. आपको पता है ना, इयॉन, इरा, पीरियड, इपोच. तो इपोच जो था वो पेलियोसिन इपोच था. एंड उसमें भी जो मॉडर्न मैन था, होमोसेपियंस था, वो कब इनिशिएट हुआ था बेटा? प्लीस्टोसिन इपोच में स्टार्ट हो गया था उसका इवोल्यूशन या ओरिजिन हुआ था. ठीक है. अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो. ठीक है. इसके बाद ह्यूमन का ये जो क्लासिफिकेशन है आपको याद रखना है बेटा. ठीक है. ठीक है. होमवर्क एक और लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्स आपको ढूंढ के निकालना है. क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्स किस में आता है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा. तो आप ढूंढिए, इंटरनेट पे ढूंढिए, कहीं पे भी ढूंढिए और निकाल के लाइए. ठीक है बेटा. तो फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, मेमेलिया है, क्लास, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. बहुत ईजी है, इसमें पता चुका हूं मैं. होमिनोइडी फैमिली थी बेटा. होमिनोइडी से ही बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज निकले हुए हैं, फिर बताया था ना मैंने आपको, है ना बेटा. चलिए, तो होमिनोइडी में ही एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं, है ना. चलिए, इसके बाद ये भी पढ़ लो बेटा. हम्म. ठीक है बेटा. तो आपको पता है कि जब डायनासोर्स थे तो अपन श्रू लाइक इंसेक्टिवोरस थे, मतलब
छुछुंदर के जितनी अपनी साइज थी, ठीक है बेटा। और ये भी याद रखना है अपनो, सीनोजोइक एरा में पैलियोसिन इपोच में अपन ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है बेटा। इसके बाद हक्सले एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ मैन, द मैन्स प्लेस इन द नेचर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कार्ल लिनियस कॉल्ड ह्यूमंस एज होमोसेपियन वाइस मैन, ठीक है। तो अपन होमोसेपियन वाइस मैन है, ठीक है। इसके बाद ये जो है बेटा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका था कि जो ओल्डर प्राइमेट्स थे, इसमें प्रोजोमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स इसका फर्दर सब ऑर्डर थे बेटा। एंड इसमें फिर आते थे एंथ्रोपॉइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन था बेटा, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। याद है कि नहीं ये वाला, ओल्डर प्राइमेट्स में फर्दर क्लासिफिकेशन था प्रोजोमियंस एंड लीमर्स, ठीक है। अभी एक बार फिर से मैं आपको दिखाई देता हूँ वाला, ठीक है। देखिए इस चीज को, ओल्डर प्राइमेट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेटा। ये देखिए, पहले थे लीमर्स, लॉर्सियर, टार्सियर, फिर न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड ह्यूमंस। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ओल्डर प्राइमेट्स हुआ करते थे बेटा, ठीक है। तो प्राइमेट्स का ही फर्दर ये क्लासिफिकेशन है, देखिए ये हो गए ये प्राइमेट्स। प्राइमेट से ही फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी पैदा हुए, ठीक है। फिर ओरेंगेटॉन, गिब्बन्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। यही बात वहां पे बोलनी गई है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बोला है वहां पे। ये प्रोजोमियंस बोला है ना बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज वहां पे बोली गई है कि इसका फर्दर 2 क्लास होता है ना। ओके, चलिए, तो इतना पता चल गया अपने को, ठीक है, लीमर्स, टार्सियर्स। इसके बाद मेंबर्स ऑफ एंथ्रोपॉइड्स, ठीक है। तो एंथ्रोपॉइड जो इसका सब ऑर्डर था, ठीक है बेटा। ये देखिए इसके पहले इसका जो है ना एंथ्रोपॉइड्स, ये देखिए कहाँ पे पढ़े, अभी अभी अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं बेटा। ये देखिए एंथ्रोपॉइड्स मिला आपको, प्राइमेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है एंथ्रोपॉइड्स, दिखाई दिया। ये है प्राइमेट्स, उसका सब ऑर्डर था एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स में ही थोड़ी देर में आने वाला है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। फिर उसका न्यू वर्ल्ड मंकीज के फर्दर क्लासिफिकेशन, एंड इसमें आने वाला है जीनस होमिनोइडे, है ना बेटा। एंथ्रोपॉइड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, जीनस आएगा इसमें होमिनोइडे, एंड होमिनोइडे में ही कौन है, होमिनोइडे में ही है ह्यूमंस, है ना। एंड ये जो प्रोजोमियंस है, प्रोजोमियंस में क्या आता है बेटा, लीमर्स, लॉर्सियस एंड टार्सियर्स, है ना। यही चीज तो वहां पे लिखी हुई है अभी अभी अपन ने जो पढ़े, है ना। देखिए, फिर से देखिए इसको, है ना। यहाँ पे देखिए वही बात बोली गई है, ठीक है। तो एंथ्रोपॉइड्स का फर्दर इसने क्लासिफिकेशन दिया है बेटा, कि इनके पास थे न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी मैंने आपको बताया बेटा कि इनकी जो नाक थी, वो नाक जो है वो दूर दूर भागती थी, नॉस्ट्रिल्स फार अवे, ठीक है। और उसके बाद कौन अब भी आया रे बाबा, श्वेता एंड चाणक्य जादव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया इनके पास प्रीहेंसाइल टेल है, ठीक है, सॉरी, इनके पास प्रीहेंसाइल टेल है, न्यू वर्ल्ड मंकी वालों के पास। तो वो ऐसे ऐसे खुद की बॉडी को पूरा लटक सकते हैं, पूरी बॉडी को। इनके पास अपोजेबल थेम्ब है, अपने पास भी है, क्योंकि अपन कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ओल्ड वर्ल्ड मंकी के पास से। इनके पास नॉन अपोजेबल थेम्ब है। इसका डेंटल फॉर्मूला याद रखिए, अपना तो पता ही है, अपना न्यू वर्ल्ड मंकी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सॉरी ओल्ड वर्ल्ड मंकी का जो जहां से अपन ओरिजिनेट हुए, 2123 है, ये तो सही है। लेकिन इनके पास देखिए न्यू वर्ल्ड मंकी के पास डेंटल फॉर्मूला पता है क्या है, 2133। मतलब इनके पास 3 प्री मोलर्स है एंड 3 मोलर्स है बेटा, है ना। एंड इसके फिर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बताया था स्पाइडर मंकी वगैरह होता है बेटा। इसके पास ईस्ट्रल साइकिल होती है, ठीक है। इनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब यहाँ अपनी जो फीमेल्स है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी से बनी हुई है, क्योंकि इनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो इसका याद रखेंगे, रिसस मकाका, ठीक है, बैबून, एंड इसका एग्जांपल है बस स्पाइडर मंकी, ठीक है, एटिलस, ठीक है बेटा। तो ये ऑलरेडी अपन 2 मिनट पहले ही कर चुके थे बेटा, है ना। देखिए मैंने आपको बताया था हाइलोबैटिडे, एप फैमिली क्या है बेटा, हाइलोबैटिडी, मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा आपको ये, है ना, ठीक है। तो इसके यहाँ से जो है ना बेटा, ये वाला जो है पेज नंबर ये हो रहा है बेटा अपना 29, 29 का अपन एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं 145 को, ठीक है, 145 को स्टार्ट। कैन यू रीड दिस फॉर मी, चिंपैंजी मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है, पढ़ो। ठीक है। हम्म
ठीक है, तो चिंपैंज़ी मोस्ट क्लोज़ली रिलेटेड टू ह्यूमन्स, ये बात याद रखनी है आपको ठीक है बेटा? क्योंकि 99% ऑफ द जो डीएनए है चिंपैंज़ीज़ का एंड ह्यूमन्स का मिलता है, ठीक है? एंड उसके बाद जो है गोरिल्ला लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस, आपको पता है बेटा कि जो गोरिल्लाज़ होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। इवन कभी-कभी उनको गुस्सा-वुस्सा आ गया ना तो चीर-फाड़ डालते हैं, ठीक है बेटा? ओरेंगुटैन जो होता है, ये इक्वल टू ह्यूमन्स होते हैं, 50 से 100 किलो के बीच का वजन होता है बेटा, ठीक है? तो ये सारे अपन देख चुके हैं, अपन चिंपांजीज को भी देख चुके हैं, अपन गोरिल्ला को भी देख चुके हैं, अपन ओरेंगुटैन को भी देख चुके हैं और आप ये बहुत बार देख चुके होंगे, ठीक है? स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? ये जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये होते हैं गिब्बन्स, ठीक है? ये भी क्लोज रिलेटेड होते हैं ह्यूमंस के। इसके बाद ये जो है ओरेंगुटैन, बोला जाता है ये भी इंटेलिजेंट है आफ्टर चिंपैंजीज। ओरेंगुटैन होता है बेटा ये, ठीक है? इसके बाद आते हैं आपके गोरिल्ला, ये मोस्ट डेंजरस होते हैं गोरिल्ला एंड मस्कुलर भी होते हैं, ठीक है? इसके बाद जो आते हैं बेटा ये होते हैं चिंपांजीज, ठीक है? क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस एंड लास्ट में जो आता है बेटा वो ह्यूमंस है आपके, है ना? चलिए, तो ये बात अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके? चलिए इसके बाद क्या बचा हुआ भैया? ओके, ठीक है, तो ये वाला भी पढ़ लो बेटा, सिमिलैरिटीज बिटवीन मैन एंड एप्स, ठीक है? पढ़ो इसको। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है बेटा, इसमें आपको याद रखना है कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ इन मैन एंड एप्स, ठीक है? तो एप और इसमें सिमिलैरिटी है। कौन सी बोलिए, बोलिए, बोलिए। हुँ। एक्सपेरिमेंट माउस पे क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो हाँ, लैब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि देखिए, आपको पता है बेटा जो माइस है वो भी मैमल है। आता है ना बाबा? एक तो भी ऑर्डर में वो आता है बेटा एंड ये ईज़िली अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है बेटा कि इसके ऊपर नहीं होते हैं करके। ऐसा मत सोचना कि चिंपैंज़ीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होते। मोस्ट ऑफ द जो ब्लड एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये चिंपैंज़ीज़ पर भी किए जाते हैं। इवन बोलो। हेलो। हाँ, बोलिए ना बेटा। हाँ, बोलो बेटा विनीत, बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम में है क्या रे? विनीत, ठीक है, थोड़ी देर से लेता हूँ बेटा तेरा क्वेश्चन, ठीक है? इतना याद रखो अभी, सबसे पहले ये बात याद रखो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, बोलो बेटा, क्वेश्चन पूछो। बोलो बेटा। 2.5, 2.5, अच्छा। हाँ, ठीक है ना, तो क्योंकि वो भी मैमल्स में ही आता है ना बेटा। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो इस पे भी की जा सकती है और चिंपैंज़ीज़ पर भी करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, चिंपैंज़ी और ह्यूमन का देख ज़रा कितना आ रहा है तू, बता मुझे? चिंपैंज़ीज़ और ह्यूमन का देखा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, हाँ? क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो चूहे हैं, माइस है, वो भी मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है? तो उनका भी डीएनए जो है वो कहीं न कहीं क्लोज़ली रिलेटेड होगा एंड माइस को चूज़ करने का ये है रीज़न, क्योंकि अ 99% है ना बेटा? ठीक है? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं बेटा, वो चिंपैंज़ीज़ पर भी करते हैं ये लोग, है ना? ऐसा नहीं है। लेकिन कैसे चूहे बहुत छोटे हैं, इनको बहुत अच्छे से ईज़िली कंट्रोल होता किया जा सकता है, इनका जो लाइफ़ टाइम है वो भी कम होता है एंड बहुत ज़्यादा ऑफ़स्प्रिंग अपने को मिलते रहते हैं, चूहे के, और उसको लैब में बहुत ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उस पे भी करते हैं बेटा, है ना? ठीक है? अच्छा, मैं तुमको एक बात बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, उनका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है ना,
जैसे न्यू लिपस्टिक आई है या कुछ आया है, तो इसको सबसे पहले जो चिंपांजीज़ होते हैं उनके होठों पे लगा देते हैं, ताकि कोई देखते हैं कोई उनके ऊपर कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा स्किन के ऊपर ऐसा-वैसा। तो ये सारी चीज़ें पहले उनके ऊपर भी करते हैं बेटा, अपने को पता नहीं है, अपने को सिर्फ़ लैब का दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन पे भी होते हैं, है ना? ठीक है, चलिए। तो आई होप डाउट क्लियर है आपका। चलिए, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है बेटा एप्स एंड मैन में, ठीक है? इरेक्ट पोस्चर है, वो भी खड़े रह पाते हैं नॉर्मली। देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, चिंपैंज़ीज़, ओरेंगुटैन या फिर दूसरे जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चिंपैंज़ीज़ को इमेजिन कीजिए। चिंपैंज़ीज़ को देखिए, तो वो जो उसका ओनर वगैरह रहता है या उसका जो केयरटेकर रहता है, वो उसको 2 हाथों पे उठाता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर से वो अपनी पोज़ीशन पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चिंपैंज़ीज़ होते हैं, इनका जो पोस्चर होता है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, जो इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना बेटा, वो इस तरह से होती है एंड ह्यूमन्स की जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो एस शेप की है। पता है ना बेटा आपको? इसको ये बैकवर्ड 2 बेंड्स आते हैं एंड फॉरवर्ड 2 बेंड्स आते हैं, है ना? इस वजह से अपन इरेक्ट पोस्चर ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। वेरी क्लियर, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट हो जाए। तो एप्स में एंड इसमें इरेक्ट पोस्चर होता है बेटा। इनमें भी टेल एब्सेंट होती है, ग्रास्पिंग हैंड होता है क्योंकि अपोज़ेबल थंब होगी इनके पास भी, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होते हैं इनमें, एबीओ ब्लड सिस्टम भी होता है बेटा, ठीक है? हीमोग्लोबिन भी 1 अमाइनो एसिड डिफरेंट इन गोरिल्ला, ठीक है? सिमिलर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन गोरिल्ला का जो होता है इसमें एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होती है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया ना बेटा, सर ने भी आपको पढ़ाए होंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें 2 चेन से वो बना होता है। 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ग्लोबिन वाला जो पार्ट है बेटा एंड इसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है। आपने सुना होगा ना कि जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में 6वें नंबर की जो अमाइनो एसिड है, वेलिन, दैट्स गेट कन्वर्टेड इंटू ग्लूटामिक एसिड। ऐसा ही कुछ है ना रे बाबा सिकल सेल एनीमिया में? याद आया क्या? 6वें नंबर की जो अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है बेटा, ठीक है? इतना याद रखेंगे। अच्छा, और यहाँ पे बोला गया है कि जो गोरिल्ला है, ठीक है? ग्लूटामिक एसिड गेट कन्वर्टेड इंटू वैलिन। ग्लूटामिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू वैलिन एंड इसकी वजह से बेटा सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इट इज़ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना? ठीक है? तो अब इसमें क्या बोला है कि ये जो अमाइनो एसिड है गोरिल्ला में एक सिर्फ़ अलग है। बाकी हीमोग्लोबिन ऑफ मैन एंड हीमोग्लोबिन ऑफ गोरिल्ला भी सेम है, सिर्फ़ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है, ठीक है? अच्छा, चिंपैंज़ीज़ और एप्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 होता है बेटा। ह्यूमन्स में आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 46, ठीक है? तो इतना थोड़ी बहुत चीज़ें एप्स की आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है? तो यही चीज़, अच्छा, डिफरेंस दिया हुआ है बेटा अभी कि इसमें आप ऐसे बोल सकते हो एप्स के पास सेमी इरेक्ट पोस्चर है, इसके पास इरेक्ट पोस्चर है। थिक हेयर ऑन एंटायर बॉडी, इनके पास पूरी हेयरी बॉडी होती है, इनके पास नहीं होती है। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे अपने पास पेल्विक वाले रीजन में, हेड वाले रीजन में एंड जो अपना एक्सियल वाला रीजन है वहाँ पे होती है बेटा, ठीक है? क्रेनियल कैपेसिटी 450 है सिर्फ़, बट ह्यूमन्स की देखिए जो क्रेनियल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, 1450 है। देखिए ये रेंज करती है 1350 से 1600 तक की रेंज में कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। अगर आपको कोई पूछे ना कि ह्यूमन की कैपेसिटी कितनी है, 1350 से 1600 के बीच में आती है बेटा। निशिका, एक बार बेटा इसको रीड आउट कर लो बेटा आप। ये जो डिफरेंस है ना उसको भी रीड कर लो, ठीक है? हुँ। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो अपने को याद रखना है। आपको पता है चिन आप में प्रेज़ेंट होती है, ये होती है ना चिन, ये जो आपका मैंडिबल वाला रीजन है। यहाँ पे जो होता है चिन, इसको चिन बोलते हैं बेटा अपन, ठीक है? ठीक है?
ये वाला जो है ये चिन होती है, ठीक है? तो चिन प्रेज़ेंट होती है अपने में, ठीक है? इनके पास नॉन अपोज़ेबल थंब होती है, अपने पास अपोज़ेबल थंब होती है। मतलब इसकी वजह से ही तो अपन पेन पकड़ पाना, बुक्स पकड़ पाना, ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, है ना बेटा? ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अब आते हैं आपका ह्यूमन इवोल्यूशन पे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था बेटा कि जो सबसे पहला पाया गया था, वो था ड्रायोपिथेकस, ठीक है? ये मोर एप लाइक था। इसके बाद आया था रैमापिथेकस, उसी टाइम पे ऑलमोस्ट 15 मिलियन ईयर अगो, 15 मिलियन ईयर अगो, ठीक है? इनका लोकेशन दिया हुआ है बेटा ये। शिवापिथेकस, केनियापिथेकस, ठीक है? तो इनके अल्टरनेट नाम दिए हुए हैं ये, ठीक है? इसके बाद आए थे बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मैंने आपको बताया था बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 स्पीशीज थे। उसमें थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, अफ्रीकैनस, उसके बाद रोम्बस्टे, बोइसे एंड एमिनेंसिस। इसमें से 2 एग्जाम्पल मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि एक था लूसी और दूसरा था टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी। जो लूसी था बेटा वो बिलोंग करता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। किसको बिलोंग करता था? एफरेंसिस। और ये जो टोंग चाइल्ड था, ये टोंग चाइल्ड बिलोंग करता था बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस को। किसको बिलोंग करता था? अफ्रीकैनस को, है ना? तो ये 2 चीजें अपने को याद रखनी है कि लूसी किसको बिलोंग करती थी एंड टोंग चाइल्ड किसको बिलोंग करती थी। एक एमसीक्यू पूछता हूं, पूर्वा तोहगावकर आहे का तिथे? पूर्वा तोहगावकर, मुझे एक बात बता, टोंग चाइल्ड को किसने डिस्कवर किया था? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा? तो अपने को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि रेमंड डार्ट ने साउथ अफ्रीका में इसको डिस्कवर किया था 1924 में। गुड गुड गुड, डॉक्टर बनेगी जरूर तू। चलिए, तो इसके बाद आते हैं बेटा अपन किस पे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म हो गया अपना। देखिए, ये सिर्फ एक छोटा डायग्राम है बेटा। इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन सिर्फ एक पेज का बचा हुआ है। इसके बाद आते हैं बेटा होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस ये बहुत ही अच्छे थे। आप ऐसे बोल सकते हो होमो हैबिलियस ने हैंडीमैन या स्किलमैन इनको बोलते थे बेटा। ये लोग आप ऐसे बोल सकते हो 1.6 टू 2.5 मिलियन ईयर अगो रहते थे। ये मांस मटन नहीं खाते थे क्योंकि इनके पास हेवीली इनेमल्ड मोलार पाए गए थे। कैनाइन इतने खास नहीं थे, ठीक है बेटा? चलिए, तो इसको भी डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे बेटा होमो हैबिलियस को, इनके नाम थे बेटा मैरी एंड लुइस लिकी, ठीक है? इन्होंने इसको डिस्कवर किया था तंजानिया में 1964 एंड 1962 के आसपास। इनको ही बोला जाता है टूल मेकर, क्योंकि ये पत्थर लेके ना अपना काम करते थे, आग जलाना है, मतलब ये सारी चीजें चालू कर दिए थे इन लोगों ने, ठीक है? इसके बाद होमो इरेक्टस आए। इसके बाद कौन आए? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आया बेटा निएंडरथल। निएंडरथल नहीं दिया है बेटा, अच्छा निएंडरथल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद आए थे बेटा निएंडरथल। निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नॉन एंड क्रोमैग्नॉन के बाद मॉडर्न मैन आया। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। आपको कभी कभी पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेक के बाद रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 स्पीशीज थे, ठीक है? फिर होमो हैबिलियस, उसके बाद होमो क्या आया था बाबा? इरेक्टस आया था। इरेक्टस के बाद निएंडरथल एंड निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नॉन एंड फाइनली मॉडर्न मैन। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है? अब ये इतना ही बचा हुआ है चैप्टर, ये देखिए, ये इतना ही बचा हुआ है बेटा, ठीक है? तो ड्रायोपिथेकस जो था वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, इसके ऊपर देखते थे। अभी इन सब की मैं आपको एक एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आया था ड्रायोपिथेकस, नाम याद रखिए। उसके बाद रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलियस, इसके बाद इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन एंड फाइनली होमोसेपियंस मॉडर्न मैन, ठीक है? चलिए, तो एक बार इन सब के एक एक डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रह जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला जो आया, यस, ये हो गया, लूसी हो गई ये, ठीक है? ये लूसी हो गई, ये रेमंड डार्ट हो गया। ये था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो था ना बेटा वो सबसे पहले आया था एंड ये 15 मिलियन ईयर अगो पहले आया था बेटा। आप ऐसे बोल सकते हो कि उस टाइम पे ये पाया गया था इथोपिया एंड तंजानिया में, ठीक है? एंड इसको ईस्टर्न अफ्रीका में भी पाया गया था। ये थोड़ा थोड़ा झुक के चलता था, ठीक है बेटा? मोस्ट
एंशिएंट इसको आप बोल सकते हो, ठीक है? ऐसा एक बोलते हैं कि इसके भी पहले एक था करके, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से अपन जाएँगे, सबसे पहले था ड्रायोपिथेकस, इसके बाद आया रामापिथेकस, ये मोर मैन लाइक था, ठीक है? मैन लाइक था ये, मतलब थोड़ा अपराइट चलता था, ठीक है बेटा? इसको अपन याद रखेंगे, ओके? इसके बाद आया था होमो, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया था बेटा, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आया था होमो हैबिलिस, तो ये है होमो हैबिलिस, ठीक है? दिस इज़ होमो हैबिलिस, इसलिए उस वहाँ पे लिखा हुआ है, टूल मेकर था, ये थोड़े-थोड़े पत्थर अपने साथ लेना लेना चालू कर लिया था। उसके बाद होमो इरेक्टस आया था बेटा, होमो इरेक्टस के बाद आया था निएंडरथल, होमो निएंडरथल, ठीक है बेटा? होमो निएंडरथल के बाद आया था क्रो-मैग्नन, होमो क्रो-मैग्नन जिसको आप बोल सकते हैं। ये था होमो क्रो-मैग्नन एंड लास्ट जो आया, वो है मॉडर्न मैन, दैट इज़ होमो सेपियन। तो ये पूरी इवोल्यूशन है। अब इन लोगों ने क्या-क्या किए, क्या-क्या नहीं किए, किसने आग जलाना चालू किया, किसने अपने पूर्वजों को बरी करना चालू किया, किसने टूल हथियार बनाना चालू किया, किसने आग जलाना चालू किया, किसने ऑर्नामेंट पहनना चालू किया, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताते चलता हूँ बेटा, ठीक है? मैं अब सिर्फ बोलूंगा, मैं लिखवा के देने वाला नहीं हूँ। तो आपको याद रखना है जितनी चीजें हैं, जितना इंपॉर्टेंट है वैसे वहां पे दिया हुआ है, ठीक है? तो एक एक अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा ड्रायोपिथेकस के साथ, ठीक है? तो ड्रायोपिथेकस के स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? निशिका बोलो बेटा ड्रायोपिथेकस। जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोल। ठीक है, तो देखिए जैसे आप, ठीक है, तो प्रोकॉन्सल्स भी बोलते हैं बेटा इनको। ये कब पाए गए थे? ये 15 मिलियन ईयर अगो पाए गए थे। इनके जो फॉसिल्स हैं, ये कौन से रॉक से मिले थे? मियोसिन रॉक्स, एंड कहाँ मिले थे ये? मेनली अफ्रीका एंड यूरोप में। एंड अफ्रीका एंड यूरोप में भी, अफ्रीका का एक एरिया है बेटा जिसको इथोपिया एंड तंजानिया आप बोल सकते हो, ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए थे ये, ठीक है? ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 4 फीट के रहे होंगे उस टाइम पे। उस टाइम पे ये 4 फीट के थे। मतलब अपने कमर कमर जितने रहे होंगे, 4 फीट या 4 फीट तो ज़्यादा हो गया वैसे। ठीक है, ऑलमोस्ट अपने चेस्ट वाले रीजन तक आते होंगे उस टाइम पे। ठीक है बेटा? थोड़ा झुक के चलते थे ये लोग, ठीक है? इसके बाद जो आए बेटा, नेक्स्ट जो आए वो थे रैमापिथेकस। ये मोर मैन लाइक थे। इनकी हेयरी बॉडी तो थी, लेकिन ड्रायोपिथेकस के मुकाबले थोड़ी कम हेयरी बॉडी थी। ठीक है बेटा? तो देखिए इसको भी, रैमापिथेकस को भी देख लीजिए। बोलो बेटा। शिवालिक हिल्स एंड केनिया पिथिकस आर सम ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है बेटा? तो आपको पता है इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया रामापिथेकस। ठीक है? दे वर मैन लाइक प्राइमेट्स। ये आदमी की तरह थोड़ा ज्यादा दिखते थे। ठीक है? हेयरी बॉडी थी, वॉक लाइक एप्स, एप्स जैसे ही चलते थे, थोड़ा झुक के। इसके बाद जो है बेटा, ईस्ट अफ्रीका में मिले थे ये, इथोपिया एंड तंजानिया वाले रीजन में 15 मिलियन ईयर अगो। इनकी जो हाइट थी 4 फीट थी। एंड इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? लेविस। लेवाइस ने इसको डिस्कर डिस्कवर किया था बेटा शिवालिक हिल्स में। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे मिला था। ये जो शिवालिक हिल्स है, ये हिमालय के पास इंडिया में पाई जाती है, वहां से भी इसको डिस्कवर किया गया था। वेरी क्लियर बेटा? लेकिन इसके अलावा ईस्टर्न अफ्रीका, जो है इथोपिया एंड तंजानिया, ये वाले रीजन में भी इसके बोन्स मिले थे। वेरी क्लियर बेटा? तो लेविस ने इसको डिस्कवर कर किया था, याद रखेंगे ये बात, है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस पे या ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे, बोलो।
आस्था कोई आएगा है मेरे ख्याल से। निशिका गई। हाँ बोलो। हम्म, ठीक है बेटा। देखिए, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 टाइप थे, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोयसी, अफ्रीकैनस, ठीक है बेटा? तो ये 5 तरह के थे, इसमें से आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस था, उसमें था लूसी एंड जो अफ्रीकैनस था उसमें था टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी, ठीक है बेटा? इसमें आपको याद है ये 2 मिलियन ईयर अगो मिलते थे, साउदर्न एप इनको बोला जाता था, ठीक है? दे यूज्ड टू हंट विद स्टोन, स्टोन से हंट करते थे लेकिन फ्रूट खाते थे। फिर हंट करने का मजा क्या था? देखिए बेटा, ये लोग ना शिकार जो करते थे वो अपने मजे के लिए करते थे या फिर प्रोटेक्शन के लिए करते थे, ठीक है? स्टोन लिया, स्टोन से जो अगला था बेटा उसको थोड़ा-सा मार गिरा दिए या खुद के बचाव के लिए ये लोग वैसा करते थे। वेरी क्लियर? तो इसको भी अपन याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे रहते थे, स्टोन वेपन इन्होंने चालू कर दिया था एंड शौक के लिए शिकार करते थे या खुद के बचाने के लिए। वेरी क्लियर बेटा? चलिए, तो इतना याद रखेंगे अपन। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी 300 से 500 थी, ठीक है? 8 फ्रूट कैसे पता चला? क्योंकि इनके पास हेवीली इनेमल्ड मोलर पाए गए थे। हेवीली इनेमल्ड कैनाइन नहीं पाए गए थे, हेवीली इनेमल्ड मोलर पाए गए थे। वेरी क्लियर बेटा? जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि अपन ने अंदाजा लगाया ये फ्रूट खाते थे। ये शाकाहारी ही थे, मांसाहारी नहीं थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 300 से 500। फर्स्ट बाइपेडल लोकोमोशन करने वाले थे। टोंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट, पता है अपने को। एंड जो लूसी थी इसको डिस्कवर करने वाले थे डोनाल्ड जॉनसन, ठीक है? और इसका जो पहला था, मैंने आपको लूसी दिखाया थोड़ी देर पहले बेटा, ये जो थी फर्स्ट कंप्लीट प्रिजर्व, आप ऐसे बोल सकते हो, इसका स्केलेटन पूरी तरह से अपने को मिला था करके, ठीक है बेटा? तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, ठीक है? एक बार थोड़ा सा नोट्स भी देख लीजिएगा मेरे, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेटा, इससे ज्यादा है वहां पे, है ना? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। होमो हैबिलियस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन आया? होमो हैबिलियस। टूल मेकर इनको बोला जाता था कभी कभी, क्योंकि ये लोग ना बहुत अच्छे से स्किल मैन, टूल मेकर सब बोलते थे इनको। देखिए टूल मैन, क्योंकि ये वाले जो थे इसके पहले, ये लोग तो स्टोन के इससे, स्टोन वेपन से मारते थे, लेकिन इन्होंने और ज्यादा इवॉल्व कर दिया था उस चीज को, ठीक है? नुकीले हथियार बना बना के लाते थे। आज की डेट में धीरे धीरे इवोल्यूशन होते जा रहा है, लार्जर ब्रेन्स आ रहे हैं आज की डेट में। अगर आप बोलेंगे तो आज की डेट में जो फीमेल्स है और उस टाइम की भी जो फीमेल्स है, कोई डिफरेंस नहीं रहा था। उस टाइम पे भी जो फीमेल्स थी, उस टाइम पे वो मेल को इस तरह से चुनती थी कि ये मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा क्या नहीं रखेगा, मेरे लिए खाना लाएगा या नहीं लाएगा, मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा क्या नहीं रखेगा। आज के टाइम पे भी अपन शादी करते समय अगर लड़की है तो वो सारी चीजें देखती है, घर परिवार कैसा है, कितना पैसा है, कितना बंगले हैं, कितने कार है, मैं अच्छे से रह पाऊँगी कि नहीं, लड़के का नेचर वगैरह देखते हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी थी, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत पाषाण युग था। वो हमेशा ये देखते थे कि मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा करके, ठीक है? एंड एक बात और है बेटा कि जो सोसाइटी अपने विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो उसका जो आप ऐसे बोल सकते हो उसका जो विनाश है वो तय है, ठीक है? आज से पहले जो पॉसिबल नहीं था बेटा, आज की डेट में पॉसिबल होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है बेटा? तो इस तरह से अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दिया था शायद, कि मैंने आपको एक बोला था कि आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी मुश्किल होती जा रही है क्योंकि जो क्रेनियल कैपेसिटी है ह्यूमन की, वो बढ़ती जा रही है। इवन 7th मंथ में ही इतनी क्रेनियल कैपेसिटी हो जाता है कि जो बेबी का जो मुंडा होता है, जो हेड होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वजाइनल ओरिफिस से निकलने लायक नहीं होता है। मतलब 9 महीने में तो और बड़ा हो जाता है। इसलिए आज के डेट में प्रीमैच्योर डिलीवरीज़ ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डब्ल्यूएचओ भी बोलता है। वेरी क्लियर? तो नेक्स्ट अभी जो जनरेशन आएगी इसमें ज़्यादा प्रीमैच्योर बेबी ज़्यादा आएँगे, ठीक है? नॉर्मल डिलीवरी कम हो जाएगी, सिज़ेरियन ज़्यादा होते हैं, ठीक है? चलिए, तो होमो हैबिलियस को भी देख लेते हैं बेटा, बोलिए इसको।
नीट 2019 में आ चुका एमसीक्यू है बेटा ये, ठीक है, कि व्हाट इज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस, इसको मेंटली एबल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये टूल मेकर था, ये स्किल मैन था, ये हैंडीमैन था, ये तीनों भी नाम होमो हैबिलियस के ही है, याद रखना है अपने को, ठीक है। इसके इसके बहुत सारे दूसरे भी है बेटा, कि इसके सम फॉसिल्स केनिया, इथोपिया, साउथ अफ्रीका में पाए गए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको डिस्कवर करने वाले जो थे, इसकी जो केनिया एंड यहाँ से इसको डिस्कवर किए थे, इसको मैरी लिकी एंड लुइस लिकी ने इसको डिस्कवर किया था बेटा 1962 एंड 1964 के पास, ठीक है बेटा। तो ये दो नाम मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिए हैं, उतना याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए डिस्कवर्ड बाय लिकी, लेकिन उनका सही नाम था मैरी लिकी एंड लुइस लिकी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों। इसके बाद आते हैं बेटा होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब सीधे चल पा रहे थे ये, दे आर द वंस जिन्होंने आग लगाना चालू कर दिया, आग मतलब आग का इन्वेंशन किया था बेटा। इन्हीं में आता है टुर्काना बॉय एंड पेकिंग मैन, इसमें आता है बेटा टुर्काना बॉय एंड पेकिंग मैन आता है बेटा इसमें, ठीक है। तो होमो इरेक्टस अब चालू हो चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिए बेटा। हम्म 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 ठीक है बेटा, तो इतना याद रखेंगे इसमें कि ये जो है होमो इरेक्टस है, इनको आप ऐसे बोल सकते हो टूल मेकर, टुर्काना बॉय या पेकिंग मैन। ये चार पांच इसके जो नाम है बेटा, इसको अपने को याद रखना है। जावा मैन भी बोलते थे, पेकिंग मैन भी बोलते थे इसको, ठीक है। इसको डिस्कवर्स करने वाले जो साइंटिस्ट थे, यूजिन डिबॉइस थे, ठीक है, यूजिन डिबॉइस ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए यूजिन डिबॉइस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल जावा। ये जो जावा है ना, आज की डेट में ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है बेटा, ठीक है। ये जावा जो है अर्लीस्ट फोस्टल चाइना, ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया बेटा, सॉरी सॉरी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सॉरी, ये चीज जस्ट देख ही रहा था मैं, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये जो जावा है बेटा, ये इंडोनेशिया का पार्ट है आज की डेट में, ठीक है। तो वहां से उसने डिस्कवर किया था बेटा, ठीक है। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 900 थी, ये नीट में आ चुका है बेटा, मैच द पेयर में आया था इसमें, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है होमो इरेक्टस की, 900 होती है, ठीक है। प्रोबेबली ईट मीट, कैसे पता चला, हाईली इनेमल्ड केनाइन, केनाइन इनकी बहुत ज्यादा हाईली इनेमल्ड होगी, इसलिए पता चला कि भैया ये क्या खाते थे, मीट खाते थे, है ना। दे वर द फर्स्ट टू यूज फायर, इन्होंने आग जलाना चालू की, ये पका के खाना एंड ये सारी चीजें आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ठंडी लगती होगी उस टाइम पे, तो पत्थर पे पत्थर मारते थे एंड फिर आग जला लेते थे, है ना बेटा। और इसके जो नाम है बेटा आप याद रखिए, पैकिंग मैन है, जावा मैन है एंड हेडरबर्ग मैन है, ठीक है। चलिए इसके बाद 5 मिनट ही बचे हुए बेटा अपने पास, इसके बाद स्टार्ट होता है नियंडरथल मैन, ठीक है। तो नियंडरथल मैन को भी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। आज खत्म कर देंगे क्या बेटा, क्योंकि बचा हुआ ही बहुत कम है, ठीक है। तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट कर देंगे अपन। शुड वी मीट एट 2:20 एग्जैक्टली, 2:20 पे मिलते हैं, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नियंडरथल से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा वो, ठीक है। इसके अलावा नियंडरथल मैन ने सबसे पहले, आप ऐसे बोल सकते हो कि दे स्टार्टेड टू बरी द डेड, जो मरे हुए हैं उनको दफनाने का काम चालू किया, अंतिम संस्कार का काम चालू किया, क्योंकि उनको पता था अगर इनकी बॉडी को खुला रखेंगे तो इससे बीमारियां फैलेगी। इवन जो डेड वाले थे, उनकी बॉडी को कोई जानवर लेके जाता था, खा जाता था, इस वजह से भी इन्होंने ऐसा स्टार्ट किया। ये 1 लाख साल पहले से 40,000 साल के बीच में मिलते थे, ठीक है बेटा। ये अपने बॉडी को कवर करना चालू कर दिए थे, ठीक है। एनिमल की स्किन लेते थे एंड उससे अपनी बॉडी को ढक लेते थे, ठीक है बेटा। जर्मन में नियंडरथल वैल्यू, अच्छा हाँ, इनका नाम नियंडरथल क्यों पड़ा, इनका नाम नियंडरथल इसलिए पड़ा क्योंकि ये नियंडरथल वैली में पाए गए थे, जो कि जर्मनी में है, ठीक है बेटा। तो इसलिए इनका नाम नियंडरथल पड़ा था, ठीक है बेटा। और इसके बाद इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 के पास है, वेरी क्लियर, ठीक है। तो इतना अपन को याद रखना है नियंडरथल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो सेकेंड लास्ट है क्रो मैग्नोन मैन। अब ये देखिए, ये वाला जो क्रो मैग्नोन मैन है ना, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है,
क्योंकि क्रो-मैग्नन के ज़्यादा फॉसिल्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है? एंड थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज में आएगा कि इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, वो 1650 थी एंड ह्यूमन्स की जो अभी आज के डेट में जो क्रेनियल कैपेसिटी है, वो 1600 है। अगर ये इतने ही इंटेलिजेंट थे कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ह्यूमन से भी ज़्यादा थी, तो फिर ये विलुप्त कैसे हो गए? बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थियरीज़ है बेटा इसके बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एलियन बन के उड़ गए, कुछ लोग बोलते हैं कि यही फ्यूचर में कन्वर्ट हो गए हैं होमो सेपियंस में। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रो-मैग्नन भले ही ब्रेन का साइज़ अच्छा था, लेकिन होमो सेपियन की जो न्यूरॉन की क्वालिटी है, वो अच्छी है। मतलब उसके पास भले ही क्वांटिटी थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ न्यूरॉन जो है, वो होमो सेपियंस की अच्छी थी। तो बहुत सारी अवधारणाएँ हैं रिलेटेड टू क्रो-मैग्नन। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बेटा, इसलिए एनसीईआरटी में आपको क्रो-मैग्नन नाम ही नहीं मिलेगा। सीधा-सीधा उसने कंट्रोवर्सी से दूर हटाने का काम कर लिया है खुद को, ठीक है बेटा? तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं क्रो-मैग्नन को। चलो पढ़ो बेटा। हुँ, ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेटा कि इनको क्रो-मैग्नन को पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था? क्रो-मैग्नन रॉक्स ऑफ फ्रांस, यहाँ पे इनके मिले थे, ठीक है? इनके भी केव पेंटिंग बहुत ज़्यादा मिली गई थे बेटा। इन्होंने भी न्यूयॉर्क्स फ्रांस में इनकी केव पेंटिंग मिली थी, जिसके लिए इन्होंने मैंगनीज़ एंड आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया गया था। हाइली स्किल्ड थे ये लोग, ठीक है? एंड बहुत अच्छे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि शिकार वगैरह करने में भी एक्सपर्ट थे, ठीक है? तो इसको एक बार देख लेते हैं कि एक्सीलेंट टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे ये, ठीक है? तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दिस इज़ क्रो-मैग्नन ओनली। पढ़ो। ठीक है बेटा? तो ये जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 है। अब आप नीचे देखिए थोड़ा-सा, तो आपको दिखाई देगा यार मॉडर्न मैन की तो 1400 ही है। देखिए, मॉडर्न मैन की जो है ना, वो रेंज करती है 1350 से 1600 के बीच में, हाँ। कभी-कभी आपको 1600 भी बोल देगा, कभी-कभी 1300 भी 50 बोल देगा, कभी-कभी 1400 भी बोल देगा। वेरी क्लियर? अब यहाँ पे आपकी शीट में 1400 दिया है। एग्ज़ाम में नीट 2019 की एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ बेटा, कि नीट 2019 की एग्ज़ाम में मॉडर्न मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, वो 1350 बोल दिया गया था। ठीक है? तो वो करेक्ट मैच आपको करना है, क्योंकि वो 1400 के आसपास है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनकी तो क्रेनियल कैपेसिटी होमो सेपियंस से भी ज़्यादा है। होमो सेपियंस सेपियंस से भी ज़्यादा है। फिर ये कैसे विलुप्त हो गए? ठीक है? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है बेटा कि न्यूरॉन्स अभी क्वालिटी में इम्प्रूव कर रहे हैं। भले ही ये रहे होंगे, लेकिन इससे भी शातिर, इससे भी चालाक, इससे भी खतरनाक कोई है, तो वो ह्यूमन्स है। ठीक है? होमो सेपियंस है। अगर मैं बोलूँ कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? लायन है कि ह्यूमन्स है? ह्यूमन्स। साँप है कि ह्यूमन्स है? ह्यूमन्स। क्योंकि आपको पता है बेटा, वो इतना खतरनाक लोगों के बारे में बुरा बोलता है, बुरा सोचता है एंड बुरा करता है, कि जिसकी वजह से कोई हद नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बुरे-बुरे काम करते हैं, लेकिन अपने को उनमें से नहीं बनने का है, ठीक है? चलिए, तो इस चीज़ को भी अपन देख चुके हैं बेटा। देखिए यहाँ पे कार्निवोरस बोला गया है, मतलब ये मांस खाते थे, ठीक है? मेड एक्सीलेंट टूल एंड ऑर्नामेंट्स बनाते थे बेटा। कुड वॉक, रन फास्टर एंड लिव्स इन केव्स विथ फैमिली। मतलब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग केव में रहते थे। केव में रहने के बाद, अंदर साइड रहने के बाद, ये सुबह, मतलब रात के समय क्या करते थे, एक बड़ा सा राउंड सर्कुलर पत्थर अपने केव के बाहर लगा देते थे, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। अब होमो सेपियंस ने, ऐसा भी बोला जाता है कि कैनाबलिज्म किया है। अब बहुत सारी थ्योरीज ये भी बोलती है कि क्रो-मैग्नन का कैनाबलिज्म किया होमो सेपियंस ने, मतलब उनको कच्चा पका के खा गए। बहुत सारी थ्योरीज ये भी बोलती है कि इन लोगों ने क्या किया, होमो सेपियंस ने क्रो-मैग्नन को गुफा में जला के मार डाला। गुफा के बाहर सीधा आग लगा देते थे, अंदर कुछ भी डाल के, पत्ते-वत्ते डाल के जला देते थे एंड बाहर भाला लेके खड़ा रहते थे। तो एंड उसके बाद वो जब मर गए, जल के मर गए, पक के मर गए, तो उनका कच्चा मांस ये लोग खाते थे, पका हुआ मांस ये लोग खाते थे। तो इतना खतरनाक है होमो सेपियन सेपियन। सबसे खतरनाक, अब तक का सबसे खतरनाक कोई प्राणी इवॉल्व हुआ है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
तो वो होमो सेपियन सेपियन है। अपने फायदे के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है? चलिए, तो होमो सेपियंस द फाइनल पार्ट लिंक ऑफ दिस चैप्टर बेटा, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है? पढ़िए। होमो सेपियन सेपियन, अपन। ठीक है बेटा, देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे लॉस ऑफ टेल इज़ अ यूज़लेस चेंज, ठीक है? तो लॉस ऑफ चेंज होने से इतनी ज़्यादा अपने मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अब अगर अगर आप बोलेंगे तो अपन अभी भी बॉडी बैलेंस कर लेते हैं। कोई लड़की अगर देखा होगा आपने कि एक छोटी-सी रस्सी पे चल रही है, तो वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल करके बॉडी का बैलेंस कर सकती है। इसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन ह्यूमन इज़ इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, जो उसका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। हाइंड ब्रेन नहीं, मिड ब्रेन नहीं, फोर ब्रेन की बात कर रहा हूँ। फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है बेटा? इसके बाद क्या बोल रहा है? जेस्टेशन पीरियड इज़ नॉट इन चेंज, ठीक है? तो जेस्टेशन पीरियड आपको पता है कि वो वक़्त होता है कि जिस वक़्त पे एक जो मदर होती है वो अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है पेट में, तो वो होते हैं 270 डेज़। 270 डेज़ तक एक मदर अपने बच्चे को रखती है पेट में, तो वो चेंज नहीं हुआ, वो उतना का उतना ही रहा हुआ है, ठीक है बेटा? ह्यूमन इवोल्यूशन एज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, बिल्कुल बात सही है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही जगह से निकले थे ये लोग और अलग-अलग चले गए हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे इनिशियली अगर होमिनॉइड ही थे, तो वहाँ से कोई तो भी कोई एप बन गया, कोई चिंपांज़ी बन गया, कोई कुछ और बन गया, ठीक है बेटा? तो ये जो थे, आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज़ अडैप्टिव रेडिएशन ओनली, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा बोल सकता है, क्या ह्यूमन इवोल्यूशन एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन? येस, इट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है बेटा? हाइंड ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई। देखिए, हाइंड ब्रेन अगर आप ऐसा बोलेंगे ना बेटा, तो बॉडी देखिए, हाइंड ब्रेन का मेन मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन हाइंड ब्रेन में अगर आप बोलेंगे, तो हाइंड ब्रेन में 3-4 चीज़ें आती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन में आता है पोन्स एंड हाइंड ब्रेन में आता है मेडुला। तो अगर आप बोलेंगे कि अगर मेरे सुनने की जो ताकत है या फिर मेरे बॉडी बैलेंस की जो ताकत है, इतनी बॉडी बैलेंस की ताकत मंकीज़, एप एंड चिंपांजीज़ में भी है। लेकिन अपन उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है? बिकॉज़ ऑफ आवर फोर ब्रेन। क्योंकि जो इंटेलिजेंसी दर्शाती है ना बेटा, वो फोर ब्रेन की वजह से होती है। वेरी क्लियर, ठीक है? तो ये जो अपना जो हाइंड ब्रेन है, ये शायद एक चिंपैंज़ी का भी उतना ही डेवलप है। आप ऐसे बोलेंगे एक एक गोरिल्ला भी अपने बॉडी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाता है। आपको पता है, बहुत सारे जो रिफ्लेक्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स है, वो पोन्स एंड मेडुला है। हार्ट को रेगुलेट करने का वो भी काम पोन्स एंड मेडुला करता है। बॉडी बैलेंस का काम सेरिबेलम करता है, ठीक है? तो ये तो एक मंकी भी बहुत अच्छे से करता है, चिंपांज़ी भी करता है, बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन उनके मुकाबले अपना ब्रेन, फोर ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो फोर ब्रेन में चेंज आना, ये एक आप ऐसे बोल सकते हो ज़्यादा एडवांटेजेस चीज़ हुई है ह्यूमन्स के लिए एज़ कंपेयर्ड टू अदर्स। वेरी क्लियर, ठीक है? चलिए, तो इतना समझ गया बेटा, ये होता है, ठीक है? तो इसका एक नियोलिथिक पीरियड है कि कौन से एज में क्या-क्या हुआ था। अब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा?
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग पहले जाते होंगे शिकार के लिए। शिकार के लिए जाते थे तो 2 ग्रुप थे इनके। तो 2 ग्रुप जाते थे शिकार के लिए। एक ही हिरन के लिए 2 लोग लड़ते थे। अब 2 ग्रुप क्या बोलते थे, दोनों में 10-10 लोग थे। अब 7 लोग उधर के भी मारे गए, 7 लोग इधर के भी मारे गए। बोले ये हिरन को मैंने पहले देखा था, हमने मारा, तुम काय को लेके जा रहे हो? इस तरह की चीज़ें हुई होगी कुछ तो भी। तो इन्होंने बोले कि देखो, मिल-जुल के काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे ग्रुप में से 5 लोगों को भेजता हूँ, आप अपने ग्रुप में से 5 लोगों को भेजिए। आप अकेले तो एक पूरी हिरन खा नहीं पाओगे, सब पका के खा लेंगे करके। तो इस तरह ने दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों ने स्टार्ट की थी, ठीक है? इसके बाद इन्होंने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको पता चला कि यार हम जब भी बाहर जाते थे, इस ग्रुप के 5 लोग मर जाते थे शिकार के चक्कर में या शिकार इनके ऊपर हावी हो जाता था। इन लोगों ने क्या किए, मुर्गी या छोटे-छोटे जो पोल्ट्री होती है ना, उनको पालना चालू किए। अब एक मेल एक फीमेल को एक साथ रखते थे एंड इनको पूरा ग्रो होने देते थे वो लोग। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनके पास 25 से 30 मुर्गियाँ हो गई अब। जब भी इनको भूख लगती थी, बाहर शिकार पर जाने की इच्छा नहीं होती थी, अपनी मुर्गी को उठा के खा लेते थे, काट के, पका के। तो इस तरह से इनका ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर, इन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया था। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर भी इन्होंने स्टार्ट किया था। क्लोथ्स पहनना, पॉटरी करना, घड़े बनाना, ये सारी चीज़ें ह्यूमन इवोल्यूशन में इन लोगों ने स्टार्ट किया था। ओमनिवोरस डाइट थे, मतलब इनको देखिए कंद, मूल, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब खाते थे। तो अपन सबसे खतरनाक है, अपने को सब चलता। अपने को नॉर्मल खाना नहीं मिला, वेजिटेरियन नहीं मिला, नॉन-वेज फूड अगर तो नॉन-वेज फूड से भी अपन काम चला सकते हैं, ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज़ें अपन ह्यूमन इवोल्यूशन में किए हैं एंड होमो सेपियन ने किया है। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट किया। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है बेटा कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत डोमिनेंट हूँ, ये मेरा खेत वाला एरिया है, तुम सबको डरा के मैं रखूँगा। देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये खेत का, ये मेरा है। इधर वाले तुम आ गए, इधर आ गए, तो मैं तुमको मार डालूँगा करके। तो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसी से तो हुआ है। ये आप बोल रहे हो ना कि ये इंडिया-पाकिस्तान है, तो यहाँ पे एक बॉर्डर है, ये वाला हिस्सा मेरा है। अब वो भी अभी लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कश्मीर मेरा है, अपन लड़ रहे हैं कश्मीर अपना है। इसकी वजह से ये जो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ ना, कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये वाली बॉर्डर बना लिए, ये इसी वजह से स्टार्ट हुई है। क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उस टाइम पे अपनी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करता था। एंड बहुत सारे ऐसे इनके जो बेटा केव पेंटिंग के आर्ट्स है, भीमबेटका रॉक शेल्टर में भी पाए गए हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये जो है बेटा, ये भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है एंड वहाँ पे होमो सेपियंस की जितनी भी केव आर्ट वगैरह थी, वो सारी चीज़ें आती चली गई है बेटा, ठीक है? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन बेटा, ठीक है? तो अपन सारी चीज़ें एक इसमें देख चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो एक बार